My dear students, this is the third lecture in the series of lectures on vector algebra. In the second lecture, I taught you vector algebra, vector subtraction and addition in terms of graphical method और geometrical method. वहां पे आपने मैग्नीट्यूड वगैरह कुछ नहीं कैलकुलेट किया. अब ये मेथड जो है एनालिटिकल मेथड, इसमें आप वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन को in detail पढ़ोगे और you will be able to find the magnitude of the resultant vector as well. If you remember in the last lecture, I told you that the vectors can be added or subtracted by two ways. One is triangle law of addition and another is parallelogram law of addition. In the triangle law of addition, what you learned that if we have to add two vectors, what we will do, we connect the head of the first vector to the tail of the second vector. यानी हम इन दो वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करते हैं कि इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर की टेल एक जगह हो. तो दैट मींस वही मैंने यहां पे किया है, वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी की टेल को ज्वाइन किया है. और दूसरे स्टेप में हमने फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट किया, तो हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया. लेकिन हमें इसका मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड नहीं मिला. मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप आराम से इसको नाप सकते हो. दूसरी बात जो मुझे बोलनी यहां पे अहम है वो ये कि अगर मुझे इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल का पता करना होगा तो मैं क्या करूंगा. मैं दोनों वेक्टर्स के टेल्स को कोइंसाइड करूंगा, एक जगह पे लाऊंगा. यानी इस वेक्टर को मैं ऐसे खिसका दूंगा तो ये वेक्टर इधर पहुंचेगा, तो ये वेक्टर इधर पहुंचेगा. दैट मींस ये वेक्टर बी होगा और ये वेक्टर ए होगा. तो ये वेक्टर बी होगा और ये वेक्टर ए होगा. और जो ये एंगल होगा, एंगल थीटा, दिस विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो दैट मींस अगर मुझे यहां पे बताना है कि ए और बी के बीच में कौन सा एंगल है, तो मैं क्या करूंगा, इस बी को मैं ऐसे खिसका दूंगा, ऐसे बी को ऐसे मैंने खिसका दिया, ऐसे पैरेलल अपने स्लाइड किया, तो ये एंगल थीटा है जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है. ये एंगल, तो ये एंगल और इस एंगल के बराबर है, ये एंगल थीटा. दैट मींस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज दिस एंगल थीटा. बात समझ में आ रही ना. सो दिस थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, या दिस थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. मैंने सिंपली इस बी को स्लाइड किया, अपने पैरेलल इधर लाया इसको, तो ये एंगल थीटा हो गया. ये थीटा और ये थीटा, चूंकि ये और ये पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे. सो दैट मींस दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. होप यू अंडरस्टैंड दिस. चले बेटा, अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रायंगल लॉ से कैसे निकालते हैं. पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट करते हैं. दैट मींस ये पहले वेक्टर का हेड है, ये दूसरे वेक्टर का टेल है, इनको कनेक्ट किया. और दूसरे स्टेप में पहले वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट किया, तो ये बन गया रिजल्टेंट. अब मुझे इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है. तरीका क्या है बेटा, अच्छे से ध्यान दो. मैं यहां से एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करूंगा, ड्रॉ करूंगा ये इस पे. दैट मींस ये बन गया परपेंडिकुलर QN बन गया परपेंडिकुलर. बात समझ में आ रही ना. और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वो ये एंगल थीटा है. दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. फाइन. अब आप बेटा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करो. मैं यहां पे ये वाली ट्रायंगल लूंगा, ये वाली ट्रायंगल, इसको मैं सेपरेटली इधर बनाऊंगा. देखो बेटा, ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट N है और ये पॉइंट Q है. ये वेक्टर जो है बेटा, ये वेक्टर B है. आप अच्छे से देख लो, ये वेक्टर B है. बात समझ में आ रही ना. तो जो अगर हम लिखेंगे QN डिवाइडेड बाय, ये यहां पे Q है, QN डिवाइडेड बाय, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है. QN डिवाइडेड बाय PQ किसके बराबर होगा बेटा? ये होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होगा साइन थीटा के बराबर. बात समझ में आ रही ना. और जो PQ है, इसके बदले ये जो PQ है, ये वेक्टर B है. दैट मींस QN डिवाइडेड बाय वेक्टर B किसके बराबर? इसका मैग्नीट्यूड,
इज इक्वल टू साइन थीटा। और मैं लिख सकता हूं जो क्यू एन है बेटा, क्यू एन किसके बराबर होगा, बी साइन थीटा। दैट मीन्स ये जो ये क्यू एन है, व्हाट इज दिस, इट इज बी साइन थीटा। ये जो बी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। बात समझ में आ रही ना। इसी तरह बेटा जरा आप पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू निकाल दीजिए, पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू। ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, ये किसके बराबर होगा, ये कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा। और जो पी एन होगा बेटा, ये किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। और जो पी एन होगा बेटा, व्हाट विल बी दिस, इक्वल टू पी एन विल बी इक्वल टू पी क्यू इज बी कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि पी क्यू आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड जो है, ये मैग्नीट्यूड जो है ये बी के बराबर है। यहां पे जो ये बी लेते हैं ये इसका मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आ रही ना। अब आप इस पूरी राइट एंगल ट्रायंगल में देख लीजिए, ये पूरी राइट एंगल ट्रायंगल, जो बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको देख लीजिए। इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, इसमें देख लीजिए, ये पूरी राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए बेटा। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं ओ क्यू स्क्वायर, यानी ये ओ क्यू स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी आर स्क्वायर किसके बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर। ये आर का मैग्नीट्यूड हमें यहां पे लेना है। ये होगा बेटा बराबर ओ एन स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर। ओ एन हो गया ये ओ एन स्क्वायर प्लस हो गया ये क्यू एन स्क्वायर, हो गया ना, क्यू एन स्क्वायर। ठीक है ना बेटा। तो जो आर स्क्वायर है ये किसके बराबर हो गया, ओ एन को मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो ये ओ एन है इसको मैं लिख सकता हूं ओ पी प्लस पी एन लिख सकता हूं ना, यानी ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है, प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, जो OP है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर A। ये जो OP है ये इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है। सो दैट मीन इसको मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, अभी मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस जो PN है, व्हाट इज दैट इक्वल टू, PN का वैल्यू आपने निकाला, ये हो गया B cos थीटा, बी कॉस थीटा। यहां पे स्क्वायर नहीं है, यहां पे सिर्फ वेक्टर ए, यहां पे सिर्फ ओपी जो है दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो इसका स्क्वायर यहां पे आएगा, यानी ओपी के बदले मैंने सिंपली यहां पे लिखा ए और पी एन के बदले मैंने लिखा बी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही ना, ये मैग्नीट्यूड है। प्लस क्यू एन के बदले में क्या लिखूं, ये बी स्क्वायर, क्या लिखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो क्यू एन है ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। सो दैट मींस ये किसके बराबर आएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आएगा। इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है ना। इसको मैंने सिंपली इसका मैंने एक्सपेंशन किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो आप बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर को अगर आप कॉमन निकालोगे, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आपने कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से आ गया साइन स्क्वायर थीटा। आ गया कि नहीं आ गया, यानी ये दो टर्म्स में मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर को कॉमन निकाला तो रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ये आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हम लोगों को मिला मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ ए
magnitude of b cos of theta where theta is the angle between the two vectors. ये रिजल्टेंट r के बराबर, r स्क्वायर के बराबर आ गया. तो फाइनली हम लोगों को जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बेटा मिल गया. मैं थोड़ा सा जल्दी से एक बार इसको रिपीट करूंगा. ये दो वेक्टर्स है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है. मैं यहां पे यूज करता हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में पहला जो वेक्टर है उसका हेड कनेक्ट करते हो आप दूसरे वेक्टर के टेल के साथ, फर्स्ट स्टेप. और सेकंड स्टेप में आप फर्स्ट वेक्टर की टेल को कनेक्ट करते हो सेकंड वेक्टर के हेड के साथ. ठीक है बेटा, तो ये आ गया इसका रिजल्टेंट, ये आ गया इसका रिजल्टेंट. अब मैं इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं. ठीक है ना बेटा, ये जो थीटा है दिस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जो मैंने लास्ट वाली स्लाइड में आप लोगों को एक्सप्लेन किया. अब सिंपली ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. दैट मींस दिस OQ, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये r के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ r के बराबर है. तो दिस OQ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर. अब ये जो ON है इसको मैंने स्प्लिट किया OP प्लस PN में, और OP आपको पता है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A. तो वही मैंने यहां पे लिखा OP प्लस PN होल स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर. और जो OP है दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A. और जो यहां पे बेटा Pn है इसको मैंने यहां पे प्रूव किया, जो Pn है ये b cos थीटा के बराबर है. तो Pn के बदले मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा और होल स्क्वायर. बात समझ में आ रही है ना. और प्लस Qn स्क्वायर, जो Qn है इसको मैंने यहां पे प्रूव किया, जो Qn है ये किसके बराबर है, ये b sin थीटा के बराबर है. तो Qn स्क्वायर हो गया b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. सो दैट अब मैंने सिंपली इसको एक्सपेंड किया, a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज मॉड ऑफ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos ऑफ थीटा. ये b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया. दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर. इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में मॉड ऑफ b स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर रह गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. यही मैंने लिखा और ये वाली टर्म एज इट इज ऐसे लिखी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ r स्क्वायर जो आ गया ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये 1 आ गया. तो यहां पे रह गया सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos ऑफ थीटा. तो फाइनली बेटा हम लोगों ने निकाला, हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने निकाला जो ये वेक्टर, जो ये वाला वेक्टर है, जो ये वेक्टर r है, इसका मैग्नीट्यूड फाइनली हम लोगों ने निकाला. तो क्या आ गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया. इसको मैं ऐसे लिखूं बेटा, यहां पे अच्छे से ध्यान दो. तो मैग्नीट्यूड ऑफ r स्क्वायर यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b cos ऑफ थीटा. इसको मैं सिंपली ऐसे लिखता हूं फिर, मैग्नीट्यूड ऑफ r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b cos ऑफ थीटा. बात समझ में आ रही है ना. तो जो r होगा इसका जो रिजल्टेंट का जो बेटा मैग्नीट्यूड होता है दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b cos ऑफ थीटा. इस चीज का अच्छे से बेटा ध्यान दो. जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट r जो है ये दो वेक्टर्स का, वेक्टर a का और वेक्टर b का, ये किसके बराबर है, a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ दिस वेक्टर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b into the into cos of the angle between the two. The cos of the angle between, जो एंगल यहां पे है बेटा that is this theta. This gives us the resultant between the two, that magnitude of the resultant of the two vectors. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. डायरेक्शन तो हमें मिल ही रही है. डायरेक्शन अगर एक वेक्टर ऐसे है दूसरा वेक्टर ऐसे है तो डायरेक्शन ऐसे है. तो डायरेक्शन निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, तो ये आप याद रखेंगे हमेशा के लिए. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो ये फॉर्मूला से हम बेटा रिजल्टेंट इन दो वेक्टर्स का निकाल सकते हैं. ठीक है ना बेटा. अब मसला यहां पे है डायरेक्शन का.
क्योंकि इस फॉर्मूले ने हमें मैग्नीट्यूड दिया किसका, इस वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है। तो अगर हमें डायरेक्शन भी निकालनी होगी तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? देखिए बेटा, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं? डायरेक्शन हम बताते हैं कि दैट दिस रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल, सपोज दिस अल्फा विद दिस वेक्टर, एक दोनों में से एक वेक्टर के साथ ये एंगल अल्फा बनाता है। आप ये वाला वेक्टर चूज करो, ये वाला वेक्टर चूज करो। सपोज मैंने यहां पे ये वाला वेक्टर चूज किया, तो जो व्हाट इज दिस अल्फा? अल्फा रिप्रेजेंट्स द एंगल विच द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विद वन ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर ए, फर्स्ट वेक्टर यहां पे फर्स्ट वेक्टर ए है, ए के साथ ये जो रिजल्टेंट है कौन सा एंगल बनाता है। तो दैट मींस अगर हमें ये अल्फा मिल गया तो हमें डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मिल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट तो आप लोगों ने निकाल ही दिया, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो अगर मैं ये अल्फा निकालूंगा, अल्फा का वैल्यू मैं निकालूं, तो मैं बोल सकता हूं कि दैट दिस अल्फा, this is the angle which the resultant of the two vectors makes with one of the vectors A। बात समझ में आ रही ना? फिर से आसान है। चलिए, Pn तो किसके बराबर आया था? Pn आया था बराबर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, सो ये आया था बराबर B cos थीटा के बराबर। Pn by B ये cos थीटा के बराबर आया था। और जो Qn आया था बेटा, ये किसके बराबर आया था? ये आया था B sin थीटा के बराबर। तो ये एंगल अल्फा बेटा क्या होगा? व्हाट इज दिस एंगल अल्फा? अगर आप इस वाली ट्रायंगल में देख लीजिए तो ये क्या है? ये QN है, दैट इज इक्वल टू B sin थीटा, और ये जो PN है दैट इज B cos थीटा बेटा। तो अगर आप इस ट्रायंगल में टेंजेंट ऑफ अल्फा निकालोगे, टेंजेंट ऑफ अल्फा, what is this alpha? Alpha is the angle which the resultant of the two vectors makes with one of the vectors. So जो tangent of alpha, that means perpendicular by base, that is QN divided by, ये पूरी ट्रायंगल बेटा लेनी है, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, QN divided by ON। बात समझ में आ रही ना? तो जो QN डिवाइडेड बाय ON के बदले में बेटा क्या लिख सकता हूं? इसके बदले में लिख सकता हूं OP प्लस PN लिख सकता हूं ना बेटा। सो जो टेंजेंट ऑफ अल्फा होगा बेटा, टेंजेंट ऑफ अल्फा दैट विल बी इक्वल टू QN के बदले में लिख सकता हूं B sin थीटा डिवाइडेड बाय OP के बदले लिख सकता हूं A प्लस Pn के बदले लिख सकता हूं B cos थीटा। दैट मींस ये बेटा रिलेशनशिप मिल गई, ये बेटा ये बेटा हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गई जिसमें एंगल अल्फा है। तो अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेंजेंट इनवर्स B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही ना बेटा? दैट मींस अगर हमें ये अल्फा का वैल्यू मिल गया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर्स का है तो हमें उसकी डायरेक्शन भी आराम से मिल गई। सपोज अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर A है, वेक्टर B है, इनका मैग्नीट्यूड सपोज R जो आएगा, सपोज 5 मीटर्स आएगा। बात समझ में आ रही ना? तो अगर ये अल्फा का वैल्यू 30 डिग्रीज आएगा तो आप ये बताएंगे दैट द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इज 5 मीटर्स and it makes an angle 30 degrees with the first vector। ये कोई वेक्टर इसका नाम होगा। बात समझ में आ रही ना? So this is the formula जिससे हम अल्फा निकाल सकते हैं, यानी अल्फा gives the resultant of the two direction of the resultant of the two vectors। अब बेटा ये जो अल्फा हमने यहां पे चूज किया, ये हमने चूज किया वो एंगल जो ये रिजल्टेंट बनाता है किस वाले वेक्टर के साथ? वेक्टर A के साथ। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या आ गया बेटा? टेंजेंट ऑफ अल्फा आ गया जो यहां पे लिखा है B हुआ है, B जो मैंने अभी प्रूव किया, B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos ऑफ थीटा। दैट मींस अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, अच्छे से बेटा ध्यान दो, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? हम यहां पे पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ट्रायंगल लॉ यूज करोगे, पैरेललोग्राम यूज करोगे। तो जो बेटा
इसका जो डायगोनल होगा ये हमें रिजल्टेंट देगा, ये हमें रिजल्टेंट देगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आ रही ना? तो ये अल्फा बेटा क्या आ गया? अल्फा आ गया ये वाला एंगल। दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। दैट मींस अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में जो टोटल एंगल है दैट इज इक्वल टू थीटा। ये वाला एंगल जो है दैट इज अल्फा। बात समझ में आ रही ना? अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट डज द रिजल्टेंट, व्हाट एंगल डज द रिजल्टेंट मेक विद दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर, अभी जो अल्फा है ये रिजल्टेंट और इस वेक्टर के बीच में एंगल है, तो ये वाला एंगल अगर मैं सपोज रिप्रेजेंट करूंगा बाय बीटा, आई विल रिप्रेजेंट दिस एंगल बाय बीटा, तो टेंजेंट ऑफ बीटा जो बेटा होगा, अच्छे से ध्यान दो, टेंजेंट ऑफ बीटा जो होगा ए के बी के बदले ए लिखो इधर और साइन थीटा लिखो, बाकी फॉर्मूला ऐसे, ए के बी के बदले ए लिखो। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, उसका रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन। देखिए बेटा सब वेक्टर्स में कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होता, वेक्टर्स में सिर्फ एडिशन होता है। तो सब्ट्रैक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं बेटा, अच्छे से ध्यान दो। सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, पूरा ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो इसको, और दूसरा वेक्टर मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये तो आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं। तो हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वही हमें इनका रिजल्टेंट देगा। ठीक है ना? ये तो फाइन, दिस इज क्लियर। So this will be equal to a plus b. This is vector a plus vector b, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपने देख लिया। अब मुझे a और b को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए मैं बेटा क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन इज सिंपली एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लेकिन कैसे वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये वेक्टर b है, दिस इज वेक्टर b, दिस इज वेक्टर b। तो मुझे निकालना है यहां पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एक्चुअली क्या है ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी? ये ऐसे हैं, दिस इज वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए को आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड माइनस वेक्टर बी, और माइनस वेक्टर बी क्या है? इट इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। बात समझ में आ रही ना? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, जो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर होता है बेटा वो क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर वही वेक्टर होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये वेक्टर बी है तो माइनस बी वेक्टर किधर के साइड में होगा बेटा? माइनस बी वेक्टर इधर के साइड में होगा। सो अगर वो वेक्टर बी है, दिस विल बी माइनस वेक्टर बी। अब क्या करना है? हमें ये वेक्टर ए और इस वेक्टर बी को एडिशन करना है, सिंपली जैसे आप वेक्टर एडिशन करते हो। बात समझ में आ रही ना? तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मींस एडिंग द नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर टू द वेक्टर, सिंपली। बात समझ में आ रही ना? तो चलिए बेटा देखते हैं, अगर इन दो वेक्टर्स के बीच में ये एंगल था, ये एंगल थीटा है, क्या है? थीटा। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? पूरा एंगल, दिस होल एंगल, दिस कंप्लीट एंगल, दैट विल बी इक्वल टू 180। तो बचेगा कितना? ये वाला कितना होगा? ये वाला पोर्शन ये होगा बेटा 180 माइनस थीटा होगा ना। अगर ये एंगल थीटा है तो इतना बचेगा 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही ना? तो अब हमें सिंपली इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है ना, वेक्टर ए और माइनस टाइम्स वेक्टर बी। तो कैसे करेंगे बेटा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अगेन एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, तो जो इसका जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, दैट विल गिव अस द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी यहां पे भी वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है माइनस बी। बात समझ में आ रही ना? तो ये होगा, ये जो रेड लाइन से मैंने बनाया, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो सिंपली क्या हुआ बेटा? जो थीटा है इस ये अभी अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा है, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच में क्या एंगल है बेटा? 180 डिग्री। बात समझ में आ रही ना? तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स निकालने के लिए जब वेक्टर्स सब्ट्रैक्टेड हो। तो आपको पता है ना बेटा रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही ना? तो ये, लेकिन यहां पे ये जो थीटा क्या है बेटा, ए और थीटा जो एंगल है एक्चुअली ये है ए और बी के बीच में, लेकिन यहां पे एंगल निकालना है ए और माइनस बी के बीच में। वो क्या है बेटा? वो है 180 माइनस थीटा। सो आपको पता है वेक्टर आर किसके बराबर होगा, तो थीटा को मैं रिप्लेस करूंगा किससे? 180 माइनस थीटा से। सो दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। थीटा के बदले मैंने क्या लिखा बेटा? 180 माइनस थीटा। अगर आपको बेटा याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो ये मैं देखूंगा किस क्वाड्रेंट में आएगा। एड शुगर टू कॉफी, और 180 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मींस कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? जो 180 है बेटा उससे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मींस कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन मुझे देखना है ये माइनस आएगा या प्लस आएगा। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वीडियो अपलोड किया है तो उसमें मैंने अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। 180 माइनस थीटा, दैट मींस यहां तक तो 180 हो गया, तो 180 माइनस थीटा पूरा तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो आप देख सकते हैं बेटा इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, जो कॉस है बेटा वो नेगेटिव है, तो माइनस आएगा बेटा यहां पे। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा बेटा? वो माइनस कॉस थीटा के बराबर आएगा। सो दैट मीन जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे आएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। दैट मीन्स दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं बेटा, अगर आपको उनका रिजल्टेंट निकालना है, उनका सब्ट्रैक्शन निकालना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो उस टाइम जो रिजल्टेंट हम लोगों को मिलेगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। याद रखना है बेटा जब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स होता है यहां पे प्लस होता है और यहां पे बेटा माइनस होता है। बात समझ में आ रही है ना? इज इट क्लियर? यस, ओके फाइन। सो लेट अस गो अहेड। अब तो ये जो रिजल्टेंट है सब्ट्रैक्शन के केस में, ये कौन सा एंगल बनाता है एक वेक्टर के साथ, जो मैंने पहले अल्फा यूज किया था। तो उस टाइम क्या आया था बेटा? उस टाइम आया था टेंजेंट ऑफ अल्फा। टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके बराबर आया था? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर। ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर। लेकिन बेटा ये तो एडिशन के केस में था। दिस वाज इन व्हेन वी एडिड द टू वेक्टर्स। अब अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में सिंपली जो थीटा है उसको 180 माइनस थीटा से रिप्लेस करना है। तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, व्हाट विल हैपन टू दिस इक्वेशन बेटा? इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन जो टेंजेंट ऑफ अल्फा होगा बेटा वो क्या होगा? वो होगा बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही ना बेटा? सिर्फ थीटा को रिप्लेस करना है 180 माइनस थीटा से। तो बी, क्योंकि आपको पता है 180 से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आएगा साइन थीटा और 180 माइनस थीटा। दैट मींस एड शुगर टू कॉफी। दैट मींस इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा 180 माइनस थीटा, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें बेटा साइन जो है वो प्लस ही है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी साइन थीटा ही आएगा बेटा। और नीचे क्या आएगा? ये आएगा ए माइनस बी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि आपने इससे पहले ही बेटा प्रूव किया जो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर है। दैट मींस सब्ट्रैक्शन के केस में अगर आपको डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट निकालना है वो क्या आता है? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस ऑफ थीटा।
और अगर हम दूसरा वाला जो वेक्टर है उसके बीच में एंगल निकालते हैं रिजल्टेंट का, तो टेंजेंट ऑफ बीटा क्या आता है बेटा, सिंपली यहां पे ए को बी से रिप्लेस करना है, बी को ए से रिप्लेस करना है, तो क्या आएगा, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी माइनस ए कॉस थीटा। बात समझ में आ रही ना? सो दिस इज द आंसर। ठीक है ना बेटा? Now that you have learned how to add or subtract two vectors and how to find their resultant, अब अगर different conditions हम लें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये कैसे ऐड हो जाते हैं? तो पहले ही आप लोग को बेटा पता है जो रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है, बराबर वो होता है एडिशन के केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस twice AB cos of theta. What is this theta? Theta is the angle between the two vectors. अब केस है बेटा कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में है, वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में है, यानी इनके बीच में कितना एंगल है बेटा, 0 है। दैट मींस द वेक्टर्स आर parallel to each other, they are in the same direction. So theta का वैल्यू बेटा क्या है, तो 0. So that will be magnitude of the vector, that will be a square plus b square plus twice ab cos of 0. So cos of 0 that is equal to 1, आपको पता है। So that is a square plus b square plus twice ab cos of theta, cos of 0 आपको बेटा पता है 1 के बराबर है। सो ये क्या होगा बेटा, बराबर ये होगा अंडर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल गो, सो दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है, दैट मींस दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा बेटा वो होगा सम ऑफ द टू वेक्टर्स। सिंपली मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, यहां पे एक ब्लॉक है, तो इस पे अगर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, यहां से 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स अप्लाई हो रहा है यहां से 20 न्यूटन, तो आप बोल सकते हो ना बेटा इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स जो अप्लाई होता है 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, दैट मींस टोटल फोर्स जो इधर के साइड में अप्लाई होता है दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ये मैक्सिमम वैल्यू है जो दो वेक्टर्स जब ऐड होते हैं, जो जिस तरीके से वो ऐड हो सकते हैं, ये उनका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। यानी दो वेक्टर्स का जो सम है वो मैक्सिमम तभी होगा जब उनके बीच में एंगल 0 है, यानी जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी दो वेक्टर्स का सम इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो अगर आपको बताना है कि उनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होगा, रिजल्टेंट वो तभी होगा जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? नाउ सेकंड केस, द टू वेक्टर्स आर acting in opposite directions, so that means opposite direction means theta here is equal to 180 degree। तो आप रिजल्टेंट बेटा कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर r that will be equal to a square plus b square plus twice a b cos of 180 degree। बात समझ में आ रही ना? तो ये किसके बराबर होगा बेटा, that will be resultant r that will be equal to a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि जो cos of 180 है बेटा, cos of 180 का वैल्यू बेटा -1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। सो what is this equal to? This will be equal to under root of a minus b whole square, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ये हो गया, this is equal to a minus b whole square, so this square and this root will go, so that is a minus b, that means difference in the magnitude of the two vectors। यानी दो वेक्टर्स जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है वन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड माइनस अनदर वेक्टर। दैट मीन्स सपोज ये एक ब्लॉक है, इस पे यहां से हो रहा है अप्लाई 20 न्यूटन फोर्स और यहां से अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन फोर्स।
सो एंगल क्या बनाते हैं बेटा, ये 180, ये इधर के साइड में है, ये 10 न्यूटन फोर्स इधर के साइड में है, दैट मींस ये एंटी पैरेलल है। तो जो नेट फोर्स इस पे होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी, जो इसमें से बिगर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर, स्मॉलर, सो दैट मींस बिगर वेक्टर ये 20 है, स्मॉलर ये 10 है, दैट इधर के साइड में होगा कितना, 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। बात समझ में आ रही है ना बेटा। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, जैसे दो वेक्टर्स कंबाइन हो सकते हैं, दैट मींस इफ टू वेक्टर्स कंबाइन, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू वी गेट, दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू वी गेट, यानी ये रिजल्टेंट का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, ये रिजल्टेंट का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है जब दो वेक्टर्स ऐड होते हैं, जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट होते हैं, और ये रिजल्टेंट का बेटा ये मिनिमम वैल्यू है। दैट मीन जो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा बेटा ये इन दो के ही बीच में हो सकता है। मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट का ये होगा, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और ये रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा। दो वेक्टर्स जब भी बेटा कंबाइन होंगे तो जो रिजल्टेंट है उसकी पॉसिबिलिटी अगर आपको बेटा देखना होगा तो आपको देखना है जो ए माइनस बी ये उसका मिनिमम वैल्यू होगा, और a प्लस बी ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी रिजल्टेंट का वैल्यू इसी बीच में कहीं ना कहीं पे आएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या इनके बीच में होगा, इससे बाहर नहीं हो सकता है बेटा। अब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब जो है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एक वेक्टर बेटा ऐसे हैं और दूसरा वेक्टर बेटा ऐसे हैं, दैट मींस इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, और जिसको आप पाई/2 भी बोलते हो। तो उस टाइम क्या होगा बेटा, जो रिजल्टेंट है ये होगा बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 डिग्री आपको पता है वो 0 के बराबर होता है, दैट मींस ये वाली टर्म 0 बनेगी, cos ऑफ 90 0 बनेगी। सो दैट मींस जो रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स होगा बेटा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। दैट मींस जब भी दो वेक्टर्स ऐसे कंबाइन होते हैं कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो जो इनका रिजल्टेंट होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर। अगर बात समझ में आ रही है ना, इसको हम एग्जांपल्स करके बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, जो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के काम आएगा। मैंने इसको इससे पहले एक्सप्लेन किया कि दो वेक्टर्स अगर कंबाइन होंगे, ऐड होंगे, तो उनके बीच का सबसे मैक्सिमम जो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कब, जब इनके बीच में एंगल 0 हो, तो उस टाइम ये दो वेक्टर्स इनका मैग्नीट्यूड ऐड होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू दो वेक्टर्स का कंबाइन होने का या रिजल्टेंट का तब होगा जब ये वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 180 डिग्री बनाते हैं, तो उस टाइम जो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो दो वेक्टर्स की सबट्रैक्शन होती है। दैट मीन जो रिजल्टेंट है, मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ये किस के बीच में होगा, ए माइनस बी के बीच में और ए प्लस बी के बीच में, यानी ये इन दो वेक्टर्स के बीच में इनका ये वैल्यू होगा। ठीक है ना बेटा। चलिए इसको हम न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा। ये एक न्यूमेरिकल है जिससे आपको ये अच्छे से बेटा समझ में आएगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर गिवन। नीचे ऑप्शंस में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के वैल्यूज, इनके मैग्नीट्यूड्स। Which pairs of displacement vectors cannot be added to give a resultant of magnitude 13? बात समझ में आ रही ना। So that means ये कुछ वेक्टर, सपोज ये वेक्टर A और वेक्टर B दिए हुए हैं, ये A वेक्टर B, इसी तरह इसमें वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर A वेक्टर B। आपको देखना है बेटा इनमें से कौन सी पेयर वो है जो हम ऐड जो कंबाइन नहीं हो सकती कि इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का 13 सेंटीमीटर्स होगा। 13 सेंटीमीटर्स। बात समझ में आ रही है ना। चलिए हम पहला वाला केस देखते हैं।
ए वाला केस देखते हैं, 4 और 16, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू वो होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यानी आप ए को बड़ा वाला लो तो बी को ये, दैट मींस ए माइनस बी कितना होगा? 16 माइनस 4, ये होगा 12 सेंटीमीटर्स। मिनिमम होगा 12 सेंटीमीटर्स। बात समझ में आ रही ना? और मैक्सिमम कितना होगा बेटा? आर मैक्सिमम कितना होगा बेटा? दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट मींस मैक्सिमम होगा 16 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमें यह देखना है ये जो रिजल्टेंट है ये इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आता है कि नहीं आता है। मिनिमम इसका 12 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर, और जो रिजल्टेंट है वो 13 सेंटीमीटर। दैट मींस यस वो आता है इसके बीच में, दैट मींस ये वाला पेयर पॉसिबल है। फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, वही रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का, सिर्फ वही रिजल्टेंट पॉसिबल है जिसका वैल्यू उसके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आता है। मिनिमम कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं मैग्नीट्यूड्स को, और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं। सो दैट मींस हमें देखना है ये रिजल्टेंट कब पॉसिबल है। इस पेयर के लिए तो पॉसिबल है। आप देखिए इस पेयर के लिए जो मिनिमम आएगा वो आता है 12 सेंटीमीटर और मैक्सिमम आता है 20 सेंटीमीटर। ये तो 13 सेंटीमीटर है, दैट मींस ये वाला तो आएगा, ये आएगा। हमें बोलना है कौन सा वाला, विच पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी एडेड, तो ये वाला आएगा, तो ये इसका आंसर नहीं है। सो बी वाला देखते हैं, तो ये है 20 और 7। सो मिनिमम क्या आएगा बेटा? यहां पे अच्छे से देख लो, मिनिमम क्या आएगा? ये आएगा 20 माइनस 7, वो आएगा 13। बात समझ में आ रही है? और आर मैक्सिमम क्या आएगा बेटा? वो आएगा 20 प्लस 7, वो आएगा 27। चूंकि 13 इसका रिजल्टेंट है, दैट मींस ये तो मिनिमम में आता है। मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? a माइनस बी या उससे ज्यादा। बात समझ में आ रही ना? सो दैट मींस 13 तो आता है, दैट मींस ये भी इस रेंज में आता है, तो दैट मींस ये वाला भी पॉसिबल है। बात समझ में आ रही ना? जरा सी वाला देखते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? आर मिनिमम कितना होगा? इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो दैट मींस 15 माइनस 1 दैट इज 14 सेंटीमीटर्स। और आर मैक्सिमम बेटा क्या होगा? आर मैक्सिमम क्या होगा? उनको ऐड करते हैं, दैट इज 15 प्लस 1 दैट इज 16 सेंटीमीटर्स। तो बेटा ये 13 सेंटीमीटर इस रेंज में आता है कि नहीं आता है? 14 से 16 में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। दैट मींस ये वाली कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। दैट मींस ये वाली कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ये वाली कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है वेक्टर्स की। जरा फोर्थ वाला देखते हैं, सारे चेक करने चाहिए। डी वाला देखते हैं, इसमें अगर आप आर मिनिमम का वैल्यू देखोगे बेटा, आर मिनिमम का वैल्यू वो क्या है? 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 आ गया 2। और आर मैक्सिमम देखिए बेटा, वो आएगा 8 प्लस 6, तो वो कितना हो गया? वो हो गया 14। जो 13 है ये तो इस रेंज में आता है, इसके बीच में आता है, दैट मींस ये वाला भी पॉसिबल है। सो कौन सा वाला पॉसिबल नहीं है? तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा बेटा सी पार्ट आएगा। दैट मींस ये वाला इसका आंसर आएगा, दिस विल बी द आंसर। बात समझ में आ रही ना बेटा? एक और कॉन्सेप्ट है कि वेक्टर एडिशन जो होता है ये कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। देखिए बेटा इसका क्या मतलब है? देखिए अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनका जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं। एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा वेक्टर आर। तो हम लिखते हैं ना, हम लिख सकते हैं ना बेटा यहां पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये किसके बराबर होगा? ये वेक्टर आर के बराबर होगा। वेक्टर ए प्लस, चूंकि अगर ये वेक्टर बी है तो इसको पैरेलल स्लाइड किया है तो ये भी वेक्टर बी है। दैट मींस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर आर। बात समझ में आ रही है ना? तो आप इसी में ये भी लिख सकते हैं ना, वेक्टर बी
प्लस ये अगर वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, इसके पैरेलल स्लाइड किया है। सो मैं लिख सकता हूं ना बेटा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये भी वेक्टर आर के बराबर है। देखिए बेटा, तो मैं इन दो स्टेटमेंट से लिख सकता हूं ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। सो दैट मींस इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव, दैट मींस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप ये वेक्टर ए पहले लोगे, वेक्टर बी सेकंड लोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेक्टर लॉ जो है इट इज कम्यूटेटिव। इसी तरह बेटा आप याद रखोगे वेक्टर लॉ एसोसिएटिव है, यानी तीन वेक्टर्स अगर हमें ऐड करने हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, हम पहले वेक्टर बी और सी को ऐड करेंगे और फिर ऐड करेंगे वेक्टर ए। तो ये इसके बराबर है कि अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को पहले ऐड करेंगे और वेक्टर सी बाद में ऐड होगा। बात समझ में आ रही ना? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये दो वेक्टर्स को पहले ऐड करोगे या ये दो वेक्टर्स को पहले ऐड करोगे, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, पहले आपने इन दो वेक्टर्स को ऐड किया, जो रिजल्टेंट आ गया उसमें ये वाला वेक्टर ऐड किया, या आपने पहले इन दो वेक्टर्स को ऐड किया, इसका जो रिजल्टेंट आ गया उसमें ये वाला वेक्टर ऐड किया, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। बात समझ में आ रही ना? लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन के साथ ये बात नहीं है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये कैसे बराबर होगा बेटा? यहां पे नेगेटिव वेक्टर तो ये है, यहां पे नेगेटिव वेक्टर ए आ गया, तो इससे सारी चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो जो वेक्टर एडिशन जो है ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन ये एसोसिएटिव भी नहीं है और ये कम्यूटेटिव भी नहीं है। तो ये बेटा आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है बेटा। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आप लोगों की कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगी। टू फोर्सेस, फोर्स मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन are respectively acting on a body. Calculate the resultant force if the angle between the vectors is। पहले केस में एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 0 डिग्री है, तो केस क्या है? वेक्टर F1 जो है ये क्या है? ये इसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है और वेक्टर B जो है इसका मैग्नीट्यूड यानी F2 को 4 न्यूटन में लिखूंगा। बात समझ में आ रही ना? तो आपको बेटा रिजल्टेंट पता है बेटा, ये होगा बराबर ए स्क्वायर यानी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होगा ना B स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos ऑफ थीटा। What is theta? Theta is the angle between the two vectors। तो अब अगर मैं A पार्ट लिखूंगा यानी पहला वाला केस, यहां पे बेटा क्या है? यहां पे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स यानी थीटा इक्वल टू 0 है और F1 और F2 का वैल्यू पुट करेंगे। F1 का वैल्यू 3 है, सो दैट मींस 3 स्क्वायर प्लस F2 का वैल्यू यहां पे बेटा 4 है, दैट मींस 4 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 दैट मींस 3 इंटू 4 cos ऑफ 0। cos ऑफ 0 आपको बेटा पता है ये 1 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होगा बेटा? ये होगा 9 प्लस 16 प्लस cos ऑफ 0 1 के बराबर है, सो ये होगा ये होगा 24 के बराबर। सो बेटा वो किसके बराबर होगा? दैट मींस 16 प्लस 9 दैट विल बी 25। 16 प्लस 9 दैट विल बी 25 प्लस 24। तो वो बेटा किसके बराबर होगा? इनको ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 4, सो अंडर रूट ऑफ 49 दैट विल बी इक्वल टू 7 न्यूटन्स। तो दैट मींस इस वाले केस में जो रिजल्टेंट होगा बेटा दैट विल बी 7 न्यूटन्स। पहले वाले केस में 7 न्यूटन्स होगा। अब देखेंगे बेटा बी पार्ट। अब क्या है? एंगल इनके बीच में 180 है, यानी थीटा अब क्या है बेटा? 180 है। जरा देखते हैं बेटा इसमें क्या होता है। सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? सब ये होगा बराबर, मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, वेक्टर आर। वेक्टर आर किसके बराबर है? ए स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इज 3 बी इज 4 cos ऑफ 180। ये हमेशा बेटा याद रखो cos ऑफ 180 -1 के बराबर होता है। सो दिस इज इक्वल टू 9
प्लस ये होगा 4 4 16, ये होगा -24 के बराबर। बात समझ में आ रही ना? सो दैट विल बी इक्वल टू 25 minus 24, that will be equal to under root of 1, तो वो 1 के बराबर होगा। That means ऐसे दो फोर्सेस जब कंबाइन होते हैं तो इनके बीच में जब जीरो एंगल होता है तो ऐड होके रिजल्टेंट देते हैं 7 न्यूटन। जब इनके बीच में एंगल होता है 180 तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो 1 न्यूटन होता है। दैट मींस ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। बात समझ में आ रही ना? अब हम देखते हैं सी पार्ट, जो अगर इनके बीच में एंगल 0 है तो एंगल अगर 0 है बेटा तो एंगल अगर 90 डिग्री है तो cos ऑफ 90 0 होता है, तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो दैट मींस इस वाले केस में क्या आएगा, जो रिजल्टेंट आप आर होगा दैट विल बी इक्वल टू f1 स्क्वायर, सो दैट इज 3 स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर, सो दैट इज 9 प्लस 16। बाद ये वाली टर्म तो पूरी कैंसिल हो जाएगी ना बेटा। सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, सो दैट विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन्स, है ना? ये 5 न्यूटन्स, ये इनके बीच में है ना, 1 और 7 के बीच में है ना। सो दिस इज व्हेन द टू वेक्टर्स इन सच ए वे दैट द एंगल, दैट मींस 3 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हियर इज 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना बेटा? देखिए बेटा, अब क्वेश्चन है टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी दो, इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, यानी एक फोर्स F है और दूसरा फोर्स भी F ही है और दोनों का वैल्यू है 5 यूनिट्स मतलब न्यूटन्स, और जो भी डाइन न्यूटन और डाइन जो भी इसको का यूनिट चूज किया हुआ है, एंड हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बिटवीन देम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। ये तो आसान है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट आप आराम से निकाल सकते हो, ये क्या मुश्किल बात है बेटा। सो इट इज 5 स्क्वायर, इसमें ए बी 5 है, बी बी 5 है, सो 5 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 5 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना? ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। दिस इज 25 प्लस 25 प्लस ये हो गया 2 इंटू 25 हो गया ना, और cos ऑफ 60 बेटा आपको पता है वो 1/2 है, सो 1/2 विल गो, सो इट विल बी इक्वल टू 25 प्लस 25 प्लस 25, इसको बेटा आप लिख सकते हो ना ऐसे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 हो गए ना 75, ये भी हो गए ना 75, सो ये हो गया ना बेटा अंडर, इसको आप 25 को रूट से बाहर निकालो, सो ये हो गया 5√3 न्यूटन्स, 5√3 न्यूटन्स, क्योंकि 25 को मैंने रूट से बाहर निकाला। बात समझ में आ रही ना? अब क्वेश्चन क्या बोलता है, एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर्स, यानी ये जो ये रिजल्टेंट बन गया इसका एंगल एक वेक्टर के साथ। सपोज मैंने यहां पे ये यहां पे 5 न्यूटन एक फोर्स था, दूसरा भी 5 न्यूटन है। बात समझ में आ रही है? 5 न्यूटन। सो ये दो इक्वल वेक्टर्स हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये एंगल हम लोग को निकालना है, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम होंगे, क्योंकि फोर्स सेम है तो एक एंगल निकालने से काम चलेगा। ठीक है बेटा। सो दैट मींस एंगल कैसे निकालते हैं, tan ऑफ अल्फा किसके बराबर होता है, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos ऑफ थीटा। यही फॉर्मूला यूज करते हैं ना बेटा जब हमें एंगल which the resultant vector makes with one of the vectors होता है। सो tangent ऑफ अल्फा बेटा किसके बराबर होगा, b का वैल्यू क्या है 5 sin ऑफ, तो यहां पे एंगल थीटा जो है दैट इज 60 डिग्री, और a क्या है 5 प्लस b क्या है 5, ये cos ऑफ 60 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है? सो ये हो गया 5, और sin 60 आपको पता है बेटा किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर, √3/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5/2
2, क्योंकि cos of 60 1/2 के बराबर होता है। बात समझ में आ रही ना? cos of 60 is 1/2 है ना, तो इसी को मैंने 5/2। सो टेंजेंट ऑफ अल्फा बेटा किसके बराबर होगा? दैट विल बी 5/√3, क्योंकि ये 2 और हाँ, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाई 2, और ये आएगा दिस विल बी 10 + 5, 10 + 5 डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ रही ना? सो दिस विल बी 5√3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 15, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा ना, दिस एंड दिस विल गो, सो दैट विल बी 5√3 डिवाइडेड बाई 15। आएगा कि नहीं आएगा? सो दैट विल बी इक्वल टू 5√3 डिवाइडेड बाई 3, सो दैट विल बी इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 3। आएगा कि नहीं आएगा? टेंजेंट ऑफ अल्फा, टेंजेंट ऑफ अल्फा, और दैट विल बी इक्वल टू 1/√3, √3/3, इसको हम 1/√3 के बराबर लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया टेंजेंट ऑफ अल्फा इक्वल टू 1/√3। दैट मीन्स हम लोग जो अल्फा का वो वैल्यू जिस पे टेंजेंट का वैल्यू 1/√3 होता है बेटा, वो क्या है? दैट इज 30 डिग्री। दैट मीन्स अल्फा हियर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप लोगों ने बेटा इसको सॉल्व किया, आप लोगों ने इसका रिजल्टेंट निकाला, 2 वेक्टर्स, और आपने वो एंगल निकाला जो ये रिजल्टेंट बनाता है एक वेक्टर के साथ। इज दैट क्लियर? इसी तरह एक और क्वेश्चन, 2 फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 न्यूटन। 2 फोर्सेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। फाइंड द रिजल्टेंट बिटवीन द 2 वेक्टर्स। ठीक है बेटा, हम लोग रिजल्टेंट निकालने में अब हम इसमें एक्सपर्ट हो गए, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसके लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? वो क्या है? वो है √a²। दैट मींस एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग को पता होना चाहिए, तो ये पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, प्लस b² प्लस twice ab cos of theta. What is this theta here? Theta is the angle between the 2 vectors. तो angle between the 2 vectors क्या होता है? 2 vectors के बीच में angle। तो वो हम कैसे निकालते हैं? जब 2 vectors की tails एक दूसरे के साथ connected हो। लेकिन आप यहां पे देख रहे हो बेटा, इस वाली कंडीशन में ये वाला वेक्टर जो है इसका हेड और इस वाले वेक्टर की टेल कनेक्टेड है, तो दैट मींस ऐसे तो काम नहीं चलेगा। यहां पे तो हम ये वाला एंगल नहीं ले सकते जो दिया हुआ है 60 डिग्री, तो दैट मींस ये वाला एंगल हम नहीं ले सकते, क्योंकि दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। सो टू फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स हम लोग क्या करेंगे? या तो इस वेक्टर को ऊपर खिसका देंगे, इनकी टेल्स मिलाएंगे, या इस वेक्टर को नीचे खिसका देंगे। चलिए हम इस वेक्टर को नीचे खिसकाते हैं, तो बेटा ये पहुंच गया इधर, ये वाला वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और ये इसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन। हमने सिंपली इसको अपने पैरेलल स्लाइड किया। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो एंगल है बेटा, दिस एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स जो हमें यहां पे चाहिए। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज दिस एंगल? जो पूरा एंगल है बेटा ये 180 है, इसमें से 60 ये है, तो ये बेटा 120 डिग्री होगा। सो थीटा हियर इज 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना? सो थीटा इस वाले केस में कितना होगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। जरा अब बेटा इसको सॉल्व करो। तो मैग्नीट्यूड दिया है वेक्टर्स का 10, सो दैट मींस 10² प्लस 10² प्लस ट्वाइस 10 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना बेटा? जरा कॉस ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए बेटा। कॉस ऑफ 120, अगर आपने मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स अच्छे से सुने होंगे तो आपको अच्छे से आएगा ये। कॉस ऑफ 120 को हम बेटा लिख सकते हैं ना, कॉस ऑफ 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना, 120 को 180 माइनस 60 के बराबर। सो किसके बराबर आएगा वो? कॉस 180 से तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होती है, सो कॉस ऑफ ये कॉस ऑफ 60 आएगा। लेकिन किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये आएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, ऐड शुगर टू कॉफी, दूसरे क्वाड्रेंट में। इसको मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे जल्दी बताऊंगा। आप वो लेक्चर जरूर देखिए तो आपको ये चीज समझ में आएगी। सो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस है तो माइनस कॉस 60, सो इट विल बी इक्वल टू -1/2। इसीलिए मैं वहां पे बोल रहा था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टूल, ये जो मैथमेटिकल टूल्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉस ऑफ 120, अब आप याद रखेंगे कि ये -1/2 के बराबर होता है। So that means this is 10² plus 10²
plus 2, this is 100, 10 into 10 is, this is minus 1 by 2. Cos of 120 is minus 1. So this 2 and this 2 will go, so this will be equal to 100 plus this is 100, this will be minus 100 क्योंकि ये minus sign है, minus 100 will go, so it will be equal to under root, so it will be equal to 100, so it will be equal to 10 newtons. तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका जो रिजल्टेंट इन दो वेक्टर्स का होगा बेटा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 न्यूटन्स। तो आप आराम से बेटा उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। सिंपली आप इसको कनेक्ट करेंगे, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये जो रिजल्टेंट होगा, और इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको पता है, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड टू गिव ए रिजल्टेंट व्हिच इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू forces of equal magnitude are added to give a resultant which is of the same magnitude as the two vectors. Suppose हमारे पास, मैं इसको सॉल्व करता हूं, एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर भी है A, टू फोर्सेस, चलिए मैं इसको A से रिप्रेजेंट करता हूं, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी A है, इसका मैग्नीट्यूड भी A है, आर एडेड टू गिव द रिजल्टेंट विच इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो जब ये ऐड होते हैं तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी वही है जो वन ऑफ द टू। ये वेक्टर्स की ब्यूटी है, वेक्टर्स को ऐसे ऐड कर सकते हैं। विच इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज द टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। सो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा रिजल्टेंट के लिए, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ, ये आपको पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b cos ऑफ थीटा। जरा बेटा निकालो। सो रिजल्टेंट आर, उसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर, क्योंकि और b भी a ही है, ये तो दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर्स सेम है, प्लस ट्वाइस a b, सो a इंटू a, सो दैट इज a स्क्वायर cos ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही है? और जो रिजल्टेंट है ये भी किसके बराबर है बेटा, ये भी a के बराबर ही है, ये भी a के बराबर ही है। बात समझ में आ रहा है? सो a स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है ना कि ये भी रिजल्टेंट a के बराबर ही है, ये तो क्वेश्चन ही है। सो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, सो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर cos ऑफ थीटा। सिंपली मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग की। बात समझ में आ रही है ना? और a स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही है ना? और ठीक है ना बेटा, और a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉमन आएगा, सो 1 प्लस cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं ना बेटा। 2a स्क्वायर मैंने बाहर निकाला तो ये बन गया 1 प्लस cos ऑफ थीटा। a स्क्वायर विल गो, सो यहां पे 1 रहेगा, और 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस cos ऑफ थीटा। ठीक है ना बेटा? अब ये इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करनी, अच्छे से देख लो बेटा। 1 यही आएगा, 1 इज इक्वल टू, सो दैट मीन्स 1 प्लस cos ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1/2। सो 1 प्लस cos ऑफ थीटा, ये 2 को मैंने यहां लाया, सो 1 प्लस cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। और जो cos ऑफ थीटा है बेटा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2। बात समझ में आ रही ना? और cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो cos ऑफ थीटा का वैल्यू आ गया बेटा माइनस 1/2। जो थीटा है, जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हैं, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ लो, जो थीटा है इसका वैल्यू जो होता है वो 0 से 180 तक होता है। बात समझ में आ रही ना? ये जो थीटा है इसका वैल्यू होता है 0 से 180 तक। ये बेटा आपको याद रखना है, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया जब मैंने आपको पढ़ाया था। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर cos थीटा का वैल्यू 1/2 होता तो किस वैल्यू ऑफ थीटा पे cos थीटा का वैल्यू 1/2 है, वो है 60 डिग्री। और माइनस 1/2 किस पे वैल्यू है, दैट इज 120। अगर आपको याद होगा अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने किया, तो थीटा का वैल्यू यहां पे आएगा बेटा 120 डिग्री। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि cos ऑफ 120 दैट इज इक्वल टू
-1/2, जो मैंने थोड़ा सा पहले ही मैंने वो एक्सप्लेन किया। तो दैट मीन्स थीटा का वैल्यू आ गया बेटा 120 डिग्री। तो आप लोगों ने बेटा इसको सॉल्व किया, ये दिया था कि रिजल्टेंट जो वेक्टर्स का है उसका मैग्नीट्यूड सेम है as the two vectors and they are added. What will be the angle between them? So the angle between them is 120. Now the question is, find the angle between A and B if the magnitude of A plus B is equal to the magnitude of A minus B. So condition क्या है? A plus B जो है इसका मैग्नीट्यूड होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ A minus B. चलिए बेटा पहले हम A plus B देखते हैं किसके बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ A plus B वो होता है बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस ऑफ थीटा। और A माइनस B किसके बराबर होता है बेटा? वो होता है बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB कॉस ऑफ थीटा। तो कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन दी हुई है कि ये दो वेक्टर्स जो है ये A प्लस बी और A माइनस बी सेम है, ये बराबर है। दैट मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB कॉस ऑफ थीटा, ये किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB कॉस ऑफ थीटा के बराबर। दिस इज द कंडीशन दैट इज गिवन। तो ये कंडीशन कब फुलफिल होगी? अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड से तो A स्क्वायर रूट चला जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB कॉस ऑफ थीटा के बराबर कंडीशन दी हुई है। सो A स्क्वायर विल गो, B स्क्वायर विल गो, और ये होगा, इसको इधर लाओ तो ये होगा ट्वाइस AB कॉस ऑफ थीटा प्लस ट्वाइस AB कॉस ऑफ थीटा। सो दैट मीन्स 4 times AB cos of theta equal to 0 होगा, इक्वल टू 0। तो ये कब 0 होगा? 4AB cos of theta that is equal to 0। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? 4 is not equal to 0, क्योंकि 4 एक नंबर है। वेक्टर A is not equal to 0, वेक्टर B is not equal to 0, तो cos of theta equal to 0। cos of theta equal to 0। तो थीटा कब, ये cos of theta कब 0 होता है? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। तो when the two vectors will be perpendicular to each other, they will be orthogonal vectors, then only this condition is. Now the question is, if two vectors have equal magnitude, magnitude of vector A, magnitude of vector B is equal to A, the angle between them is theta, magnitude of A plus B क्या होगा? जरा इसको सॉल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B वो किसके बराबर होता है बेटा? दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB कॉस ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही है ना? ये तो सिंपली आपको पता है। सो A और B यहां पे दोनों A के बराबर है। दैट मीन्स A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A के बदले में भी ये लिखूंगा B के बदले में, और प्लस ट्वाइस AB A square, this is A square cos of theta। So ये किसके बराबर होगा? That will be twice A square plus A square, that is twice A square plus twice A square cos of theta। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अब ये डिफरेंट लिखने का तरीका है, बाकी ये इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। twice A square ये होगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, होगा कि नहीं होगा? आपको बेटा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ाई थी, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये होता है बराबर ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये एक फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर यूज होती है, ये मैंने आपको बताया था। अगर हमारे पास 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होगा, ये होता है बराबर ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर याद नहीं है तो इसको याद रखो। 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। यहां पे थीटा का हाफ करते हैं तो यहां पे भी थीटा का हाफ होगा। सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस A स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा को
किसके बराबर होगा, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बात समझ में आ रही है? सो यहां पे 2 स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो दैट मींस 2a बाहर आएगा और यहां पे कॉस जो है थीटा बाई 2 आएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर में से एक 2 बाहर आएगा और a तो यहां पे कॉस थीटा है, सो दैट मींस इसका स्क्वायर इसका रूट चला जाएगा, सो दैट मींस a प्लस b का मैग्नीट्यूड बेटा ऐसे आएगा, हमेशा याद रखो ये, ठीक है ना, इसको नोट करो। अब हम देखेंगे यही कंडीशन उस टाइम a माइनस बी, व्हाट विल बी a माइनस बी, so let us try to find out this a minus b when the same condition is applied, a minus b, इसका मैग्नीट्यूड बेटा, सो ये किसके बराबर होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, माइनस ही आता है बीच में बस, तो यही कंडीशन यूज करेंगे, सो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a स्क्वायर cos of theta, है ना बेटा, so that will be twice a square minus twice a square cos of theta, ठीक है ना, so it will be equal to under root of 2a square, बाहर आएगा तो ये आएगा 1 minus cos of theta, ठीक है ना, 2a square बाहर आ गया। फॉर्मूला बेटा एक और यहां एक ये है a 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आता है बराबर ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ट्वाइस 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है बराबर ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और अगर हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा हो तो वो होता है बराबर ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एग्जैक्टली जैसे मैंने इससे पहले किया, तो ये आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ए स्क्वायर, तो ये आएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो बेटा ये आएगा ना, ये आएगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b आएगा बेटा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ट्वाइस a साइन ऑफ थीटा बाई 2। बात समझ में आ रही है ना, यानी दो वेक्टर्स जब इक्वल मैग्नीट्यूड के ऐड होते हैं तो रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड का होता है, अगर उनका एडिशन किया जाए तो एंगल बिटवीन देम इज सो द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ओके, तो अभी यहां पे जो द एंगल बिटवीन देम इज 2 a sin theta by 2. The maximum and the minimum magnitude of the resultant of two vectors are 17 and 7 units, यानी दो वेक्टर्स जब कंबाइन होते हैं तो उनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 17 यूनिट्स है, दैट मींस जब वो ऐड होते हैं तो उस टाइप उनका मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट है उसका 17 यूनिट्स है और 7 यूनिट्स है। इफ दीज वेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका जो मैक्सिमम है मैग्नीट्यूड वो 17 है, दैट मींस जब ये दो वेक्टर्स ऐड होते हैं यानी ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनका जो मैक्सिमम उस टाइम मैग्नीट्यूड आता है, तो मैक्सिमम कब आता है बेटा, मैक्सिमम आता है जब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 0 होता है, तो दैट मींस ये आता है वेक्टर ए आएगा वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वही आएगा बेटा 17। ये मैं फर्स्ट रखूंगा। मैक्सिमम दो वेक्टर्स का तभी आता है ना जब उनका ऐड हो, दैट मींस अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है तो मैक्सिमम आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसी तरह बेटा मिनिमम कब आएगा, ए माइनस बी, मिनिमम आएगा जब ये दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हो, दैट मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन हो। सो वो कितना आता है बेटा, वो आता है 7 यूनिट्स, तो ये सेकंड आ गया। बात समझ में आ रही ना। चलिए बेटा अब हम इन दो वेक्टर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अगर इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मैंने सिंपली इसको और इसको ऐड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस, सो दैट विल बी इक्वल टू, मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, या चलिए आप इनको ऐड कीजिए, तो 17 प्लस 7 दैट इज 28 आ गया ना, नो दैट इज 24,
बात समझ में आ रही है? सो दिस b and b will go, so magnitude of vector a, twice magnitude of vector a, twice magnitude of vector a, that is equal to 24. So जो magnitude of vector a आएगा बेटा, magnitude of vector a, that will be equal to 12. आएगा ना, magnitude of vector a equal to 12. तो अगर a का मैग्नीट्यूड 12 है तो b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इस वाली इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा 17 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a. यहां से बात समझ में आ रही ना. सो दैट विल बी 17 माइनस 12 आएगा ना. सो दैट विल बी इक्वल टू 5. दैट विल बी इक्वल टू 5. सो अब हमारे पास सिंपल है, वेक्टर ए दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड है 12 यूनिट्स. वेक्टर बी दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स. अब इनके बीच में एंगल कितना है, राइट एंगल 90 डिग्री. तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है. रिजल्टेंट तो बेटा अब आसान है, रिजल्टेंट निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री. कॉस ऑफ 90 आपको पता है 0 है, तो दैट मींस ये सारी की सारी टर्म वैनिश हो जाएगी, ये वाली सारी की सारी टर्म 0 बनेगी. सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज 12 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर. बात समझ में आ रही ना. सो दैट विल बी इक्वल टू 144 प्लस 25 होगा कि नहीं होगा. सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169. बात समझ में आ रही ना. सो इट इज दैट विल बी इक्वल टू 13 यूनिट्स. 13 यूनिट्स. बात समझ में आ रही ना. चलिए बेटा इसके साथ हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी की जिसमें वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने यूज किया, ये कॉन्सेप्ट्स को यूज किया. जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें तक 10-15 न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, जो मैं चूज करूंगा, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, उनको हम करेंगे सिर्फ वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे. तो उसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होगा और उसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स उसके बाद उठाएंगे. सो वी विल टेक दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. थैंक यू.